दोस्तों आज मैं मिड कैप आईटी का एक स्टॉक है माइंडट्री, उसके बारे में बात करूंगा। इसका ट्रेड मैंने 2790 पे दिया था, ट्विटर पे दिया था कि ये परफेक्ट बाय जोन है यहाँ से। तो वो आज इसने ऑलमोस्ट 3200 टच किया है, तो वहाँ से 15% मूव हुआ है 2 वीक में। हम इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखेंगे और साथ में देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिए हैं और इसका आगे फ्यूचर क्या कैसा हो सकता है। इसको एनालाइज करने से पहले हम देखते हैं कि इसका हमने ट्रेड कब दिया था। ये मैं ट्विटर पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 29 जुलाई को ये पोस्ट किया था कि बोट माइंट्री एट 2790। तो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था मुझे, यहाँ पे कुछ राउंड, हाँ एग्जैक्टली ये 2790 पे ही चल रहा था। थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। जब इसने इसके ऊपर क्लोज दिया और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा पिक होना स्टार्ट हुआ था, इतने दिनों से आप देख रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम हो रहा था। ये देखें यहाँ पे जो ये वाला वॉल्यूम है, ये लास्ट के 2-3 दिन के वॉल्यूम के बराबर था, तो यहाँ से पिक होना स्टार्ट हुआ। बट जनरली मैं जब स्टॉक में लेता हूँ, यूजली मैं स्टॉक लेता हूँ स्पॉट पे, मेनली यहाँ पे भी, बट मुझे ये अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया। बट यूजली जो मेरा स्टॉक बनता था लेना, यहाँ पे बनता था। यहाँ पे जब भी आप देखें, यहाँ पे कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक है 20 डेमा के पास आपको मिले तो परफेक्टली वहां पे नहीं छोड़ना है आपको, ये स्टॉक वहां पे नहीं छोड़ना। अगर स्टॉक अपने 20 डेमा से ज़्यादा मूव कर जाए तो ये थोड़ा उस लाइन के पास आता ही आता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे बहुत मूव कर गया, वापस थोड़ा सा आया, ऑल्दो इसके पास नहीं आया, इस केस में 20 डेमा के पास नहीं आया है, बट हमें 20 डेमा के पास मौका मिलता ही मिलता है। मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन होता रहता है, लास्ट के कुछ 2-3 हफ्ते में भी काफ़ी करेक्शन हुआ था। ये देखिए काफ़ी अप मूव में था, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर गया है। उसके बाद जब मौका मिला यहाँ पे, आप यहाँ पे भी ले सकते थे, एग्जैक्टली यहाँ पे परफेक्ट बाय बनता था यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखें जो वॉल्यूम हुआ है, आई थिंक ये रिजल्ट का टाइम था, तो ये रिजल्ट से पहले का मूव था। ये रिजल्ट के लास्ट वीक का थोड़ा सा करेक्शन है। अगर थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ गया, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया, तो ये उसका मूव था। अब ये रिजल्ट का मूव जब मूव होता है तो 1-2 दिन 10% अगर बढ़ गया स्टॉक, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन फेज में जाता है। ये देखिए यहाँ पे बढ़ने के बाद थोड़ा सा ये करेक्शन फेज में जा रहा है, ये तो वापस ये 20 डेमा के पास आया है। यहाँ पे ये परफेक्ट बाय बनता था, बट मेरा जो बाय हुआ है यहाँ पे, बट मेरा ये फंडा था कि शायद एक कैंडल और बनाएगा, बट उससे पहले ही कैंडल मूव कर गया। तो ये भी एक लॉजिक था कि शायद नेक्स्ट डे का जो कैंडल है वो इसके पास बनेगा, तो मैं शायद वहाँ पे बाई करूँगा, बट वो मौका ही नहीं मिला और ये पहले ही थोड़ा सा वॉल्यूम पिक हो गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही बाई कर सकते हैं, थोड़ा सा 3-4% ऊपर मिल रहा है, बट ये अच्छा बाई यहाँ पे बन रहा था। ये मैंने अपनी ट्रेड का स्नैपशॉट लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने 70 शेयर्स लिए थे, ये 2790 एग्जैक्टली मैंने सेम प्राइस पे लिए हैं। ये अभी इसका वैल्यू चल रहा है 2193। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ, मैं इसको इधर मूव करता हूँ, अब ये इसका भी करंट वैल्यू बन रहा है, ये आज का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये आज का परसेंटेज मूव दिखा रहा है यहाँ पे, ये टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है अभी तक। ये है कि ओवरऑल कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ है हमें। सो 2 वीक्स में 15% का मूव काफ़ी अच्छा माना जाएगा, कंसिडरिंग कि मार्केट में ओवरऑल करेक्शन भी हो रहा था। बट आईटी एज ए पूरा का पूरा होल पैक ही मूव कर रहा है। आई थिंक बाकी के मिड कैप आईटी भी काफ़ी मूव करें, कल ही टाटा लेक्सी भी आई थिंक 7-8% मूव हुआ था। बट इसको अभी बेचना नहीं है, अभी इसको 1-2 क्वार्टर एनालाइज करना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। तो लास्ट क्वार्टर ही नहीं, लास्ट के 3-4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद से जो ओवरऑल जो आईटी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एक बार जल्दी से हम इसका चार्ट देख लेते हैं फिर से। मैं खोलता हूँ यहाँ पे माइंडट्री, हाँ तो ये माइंडट्री मैंने खोला हुआ है यहाँ पे। ये तो डेली चार्ट है, ये मेरा यहाँ पे बाय था, यहाँ से वापस आया, ये यहाँ से ऊपर गया था, बट फिर से यहाँ पे इसने बेस, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट जोन था, इसने ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, उसके बाद से तो ये रुका नहीं है। उसके बाद से तो यहाँ से देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट यहाँ से 4-5 दिन में बढ़ गया है। तो इसका मैंने 15 मिनट का चार्ट भी देख रखा है। अब ये देखें, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है मूव, ये अभी यहाँ से बड़ा मूव मारेगा वापस। आज कितने, आई थिंक 15 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट में शायद अगर मार जाए तो यहाँ से वापस 3-4% का मूव यहाँ से बनता है अभी भी, नहीं तो कल मॉर्निंग में यहाँ से बड़ा मूव फिर से होने वाला है। ये
अभी ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, तो शायद उसकी वजह से, बट आई थिंक ये मूव सेम ये वाला मूव चल दिखा रहा है आपको, ये मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, जो ये वाला मूव दिखा रहा है आपको, सिमिलर एक मूव ऊपर की तरफ हमें फिर से यहाँ से मिलेगा। जैसे वॉल्यूम एक बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ से पिक होगा, तो वापस ये 3300-3400 के पास ये 1-2 दिन में वापस जाना चाहिए। अभी हम किसी भी कंपनी के लिए जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है, कंपनी अर्निंग कहाँ से करती है, उसको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो माइंडट्री का मेन जो रेवेन्यू है, जो उसका जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। तो कंपनी का 75% जो अर्निंग्स हो रहा है वो यूएस के क्लाइंट्स है उसके, यूएस में कंपनीज इसने टाई अप किया होगा, यूएस में इसके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो 75% रेवेन्यू यूएस से आ रहा है। अगर आप ये कभी न्यूज़ सुनते होंगे कि यूएस गवर्नमेंट, जैसे ट्रम्प बैन करता था कि ट्रम्प ने आज H1B वीज़ा के लिए बैन कर दिया या L1 के लिए बैन कर दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उन कंपनियों पे ज़्यादा पड़ता है जिनका यूएस में ज़्यादा बिजनेस है। तो माइंडट्री उसमें से एक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये उसमें से है जिसका यूएस में 75% का रेवेन्यू है। दूसरा है इसका यूरोप में 17% है, इंडिया में 4% है, इंडिया में बहुत ही कम है, बाकी अदर्स ये इसमें सब कुछ मिडल ईस्ट वगैरह सब आ जाएगा आई थिंक। और उसके माइंडट्री के कौन कौन से सेगमेंट हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है उसका है डिजिटल सेगमेंट, जो आजकल आई थिंक कोरोना की वजह से भी ये डिजिटल का पूरा चेंज ही हो गया है। उसके बाद है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती हैं उस पर टैक्स सपोर्ट देती है, इसमें है 24%, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग 17%, एप्लीकेशन डेवलपमेंट 11.5%, बाकी कुछ आई थिंक थोड़ा थोड़ा होगा, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रेवेन्यू है वो आता है डिजिटल सेगमेंट से। अभी हम ये सारे वर्टिकल्स देखते हैं और देखते हैं कि कौन से वर्टिकल से कितना अर्निंग हो रहा है और उस अर्निंग से वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ देखें तो वर्टिकल अभी हमने देखा, जो सबसे था जो डिजिटल था वो था हाई टेक्नोलॉजी एंड मीडिया बोलेंगे उसको। उस वर्टिकल से जो कंपनी को अर्निंग्स हो रहा है वो हो रहा है 41%। ये देखें यहाँ पे 41% यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट उस 41% से में से अगर अर्निंग 41% हुआ है, बट जो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है वो उसमें बन रहा है 44%। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये डिजिटल सेगमेंट है, जितना उसका अर्निंग हो रहा है उस परसेंटेज से ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब इस सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा है। जैसे देखते हैं कि किस सेगमेंट में मार्जिन कम है, जैसे ये रिटेल और ये ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी का इसका सेगमेंट है, इसमें वो अर्निंग करती है 17%, ठीक है, बट इसमें जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो है 12% ओनली। मतलब ये एक लो मार्जिन सेगमेंट है। मे बी ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी कोरोना की वजह से आई थिंक होटल्स बंद है, ट्रैवल थोड़ा बहुत ही कम हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल तो ऑलमोस्ट बैन है, तो ये भी अभी उसके क्लाइंट्स एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे ये ओपन अप होगा, जैसे ही वापस प्री कोविड लेवल पे ट्रैवल आएगा, तो ये सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये एक अच्छा फैक्टर है कि फ्यूचर में अगर ये सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस कंपनी का रेवेन्यू और इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से बढ़ सकता है। थर्ड जो सेगमेंट है इसका वो है रिटेल मैन्युफैक्चरिंग। उसका जो रेवेन्यू है वो है 21%, ये देखें यहाँ पे, और उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 26%। दिस इज आल्सो गुड। एंड लास्ट इज बैंकिंग। जो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस होते हैं, ये एक बड़ा सेगमेंट है इंडियन सारी आईटी कंपनी के लिए। इसको बोलते हैं VFSI। आप कभी भी इनका कमेंट्री सुनना, VFSI का नाम तो जरूर मेंशन होता है। सो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, उसमें इसका रेवेन्यू है 21%, बट इसका जो प्रॉफिट आ रहा है 18%। सो ये भी एक लो मार्जिन सेक्टर है इसके लिए। अभी हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि कंपनी कौन कौन सी कंट्री में काम करती है, कंपनी का एक्चुअल बिजनेस रेवेन्यू कहाँ से आता है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है, और लास्ट के कुछ क्वार्टर्स या कुछ एनुअल इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसको हम चेक करते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कि कंपनी ने कितना शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है, तो आज का तो आपको पता ही है कि 6-7% इसने मूव दिया है, बट हम लास्ट 1 मंथ में देखते हैं। 1 मंथ में हमें दिखा रहा है कि इसने 10% का मूव दिया है, बट इसमें क्या है कि आज का मूव कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो आज का मिला के ये 16-17% का मूव हो जाता है 1 मंथ में। जो आगे 1 ईयर की बात है, तो 1 ईयर में देखेंगे
इस कंपनी ने 1100 से लेके अब गया है 3000 3.5, तो 158% का रिटर्न दिया है इसमें। अगर आज का मूव इसमें मिला दें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 1 साल में 3 गुना हो गया, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे 5 साल में देखें स्टॉक ने 388 का इसने लो लगाया हुआ है और 3200 का इसका 3243 का हाई। ऑलमोस्ट यहाँ से बोलेंगे तो 7-8 गुना ये हो गया है। आज का अगर मिला दें यहाँ पे मूव तो ये 7-8 गुना यहाँ से हो गया है। अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास पी रेशियो। तो पी रेशियो पे ऑलमोस्ट ये 44.77 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा महंगा है स्टॉक, बट जो ग्रोथ कंपनी होते हैं उनको पी रेशियो हमेशा से ज़्यादा मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये 11.5 पे ट्रेड करता है। डिविडेंड 1% से कम देता है, सो डिविडेंड इतना अच्छा नहीं देती कंपनी। जो ओवरऑल सेक्टर का पीई है वो 37 आ रहा है। ये इसमें ओवरऑल ये आईटी सेक्टर का पीई आ रहा है, तो बट इसमें क्या है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, वो बड़ा कंपनीज का भी पीई आ रहा है, ओवरऑल एवरेज आ रहा है। तो जो मिड कैप का है उनका पीई हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी जल्दी से ग्रो कर सकती है। एक बड़ा लार्ज कंपनी से टीसीएस जैसा कंपनी को यहाँ से ग्रो करना बहुत ज्यादा तो बहुत ही कम है, तो इसलिए उसको पी रेशियो थोड़ा सा कम मिला हुआ है। जो सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी अराउंड 9 के अराउंड है। जो उसका डिविडेंड है थोड़ा सा डिविडेंड माइंट्री का कम है, बट आई थिंक डिविडेंड ही सब कुछ नहीं है। जो अगर कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है तो 1-2% रिटर्न डिविडेंड से कुछ नहीं होता है। अभी हम इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हैं। सबसे पहले है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दिखा रहा है कि रेड फ्लैग में दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये कंपनी जिस प्राइस पे भी ट्रेड हो रही है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड हो रही है, तो शायद फ्यूचर में थोड़ा सा करेक्ट हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोई भी कंपनी है वो वापस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही आती है। जो नेक्स्ट है एफडी वर्सेस रिटर्न। ऑब्वियसली जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न है, एफडी तो भूल जाओ भाई, एफडी तो गलती से भी मत करना अभी, किसी भी कोई बंदा एफडी ना करे अभी फ्यूचर में। डिविडेंड ठीक है 1% दे रहा है, नॉट बैड। एंट्री पॉइंट ये बोल रहा है कि अभी आज का अगर मूव ना ले तो ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई भी एएसएम और कोई भी बीएसई ने इसको फ्लैग नहीं किया है, किसी भी लिस्ट में नहीं आया है ये। अभी हम इसका प्रो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट की कंपनी के डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी, सारे क्वालिटी चेक्स इनेबल्ड है। ग्रोथ स्कोर पे भी ये कंपनी खड़ी उतरती है, तो सारे चेक्स सही हैं, एक्सेप्ट एक कि अभी थोड़ा सा अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बेटर है कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें एंटर होने से पहले। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू या अर्निंग उसका कैसा हो रहा है। तो ये एनुअली दिखा रहा है यहाँ पे, तो एनुअली देखेंगे आप 2017 से लेके 2021 तक ये रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जो एक आई थिंक बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थिंग कि जो ये वाला साल था 2021 का, जो पिछला साल एनुअली गया है, उसमें जो 1-2 क्वार्टर इम्पैक्ट भी हुआ था कोविड की वजह से। जो सबसे पहला क्वार्टर था आई थिंक जो मार्च के बाद का क्वार्टर आया था, अप्रैल मई जून, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था 2020 अप्रैल मई जून। तो उस क्वार्टर के बावजूद भी इसका जो ओवरऑल अर्निंग हुआ है पिछले साल का, वो इस साल से ज़्यादा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसकी वजह से ही ये शेयर आगे मूव कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, माने कि उसका नेट प्रॉफिट क्या है। सो नेट प्रॉफिट देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये नेट प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से देखें 2017 से 19 तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गया है। उसके बाद थोड़ा सा डिप हुआ है। ये वाला जो साल था, इसमें जो लास्ट का क्वार्टर था, जो जनवरी फरवरी मार्च 2020 का क्वार्टर था, वहाँ पे कोविड आना स्टार्ट हुआ था, बट ये सिर्फ मार्च का इम्पैक्ट हुआ था कोविड की वजह से। सो ओवरऑल कोविड की वजह से ये इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था, बट इसका प्रॉफिट गिरा था, तो ये आपको शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट किया होगा कि शेयर भी यहाँ पे डाउन हुआ था। बट कोविड आने के बावजूद जो कंपनी ने प्रोग्रेस किया है बहुत ही आई थिंक कमाल का है। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे 70-80% ऊपर गया है एक साल में। तो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है ये आपको शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखा रहा है कि एक साल में शेयर 3 गुना हो गया यहाँ पे। इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं। अब देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर भी ये हमेशा से बढ़ता जा रहा है, सेम जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा था। ये सिर्फ एक लास्ट के साल में थोड़ा सा कम हुआ है, फिर उसके बाद से इस साल फिर से ऑलमोस्ट ये डबल होने वाला है। तो ये सारा का सारा शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है दोस्तों?
अर्निंग पर शेयर होता है कि आपका कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसको अगर डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ कंपनी के पास जो शेयर्स हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो ये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है वो है आपका अर्निंग पर शेयर। उसके बाद आता है बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे देखिए 2017 में कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर था वो 153 रुपीज हुआ करता था, और आज 2021 में देखें तो कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है वो 262 हो गया। तो ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही जा रहा है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी में देखिए कि माइंडट्री ने अपने शेयर होल्डर्स को हर साल कितना रिटर्न दिया है। तो आप देखें यहाँ पे 2017 में 16%, फिर 18 में 20%, ऐसे ही रिटर्न, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे डीप हुआ था, बट पिछले साल जो गया है वो उसमें 26% का इसने रिटर्न दिया है। और जो 2022 चल रहा है इसमें मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही फ्लो में चलता रहा तो ये यहाँ से 50-60% का इस साल भी रिटर्न दे देगा। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डेट टू इक्विटी। सो डेट टू इक्विटी में क्या है कि कंपनी ने अपने स्टॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग, अपने शेयर्स के कोरस्पॉन्डिंग कोई डेट तो नहीं लिया हुआ, डेट बोल तो कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। तो आईटी कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आईटी कंपनी मोस्टली डेट फ्री है। मैंने ऑलमोस्ट सभी आईटी कंपनी देखी है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इस पैरामीटर पे कंपनी बिल्कुल खरी उतरती है। सो आप हमेशा ट्राई करें कि आपको डेट फ्री कंपनी मिले। अगर आपको डेट फ्री कंपनी मिल जाती है, अच्छी कंपनी हो और डेट फ्री भी हो, तो एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है आपके लिए। जल्दी से इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं हम लोग। सो क्वार्टरली रिजल्ट देखें हम यहाँ पे, इसका जो रेवेन्यू है ये क्वार्टरली भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, एक्सेप्ट एक जून का क्वार्टर आया था, थोड़ा सा यहाँ पे डिप हुआ था मार्च से जून के क्वार्टर में, बट उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे ये क्वार्टर जो शेयर का एक्चुअल प्राइस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है। इसका प्रॉफिट देखते हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखें, प्रॉफिट भी ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा हल्का सा डिप हुआ, बट वापस इसने यहाँ पे अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया। तो आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसका देखें कि क्वार्टरली प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। तो ये मस्ट है आपको देखना कि कंपनी का अर्निंग्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और क्वार्टरली ईपीएस भी देखते हैं। क्वार्टरली ईपीएस ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है, ये यहाँ से बढ़ा है, वापस यहाँ से वापस बढ़ रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक मिसिंग है, वो है EBITDA। हम जल्दी से पहले कंपनी का EBITDA देख लेते हैं। तो एनुअली देखिए कंपनी का EBITDA कैसे बढ़ रहा है। यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था, ठीक है, और ये पिछला साल देखे यहाँ से ऑलमोस्ट 55% का यहाँ पे EBITDA बढ़ा है। सो कंपनी ने 2021 में 2020 के मुकाबले 55% ज़्यादा EBITDA रिपोर्ट किया है। EBITDA क्या होता है मैं आपको देसी लैंग्वेज में बताता हूँ। EBITDA बोले तो कंपनी का कितना मार्जिन आया है। मार्जिन कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने कितना सेल किया है और कंपनी ने उस सेल के लिए कितना खर्चा किया है। अगर कंपनी का सेल माने कि 100 रुपया है और उस 100 रुपये के लिए कंपनी अगर 30 रुपये खर्चती है तो 70 रुपया उसका EBITDA या EBIT या मार्जिन उसका आएगा। तो EBITDA में एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो इंटरेस्ट तो आपको पता है, टैक्स भी आपको पता है, डेप्रिसिएशन होता है कि कंपनी का जो रिसोर्सेज है, जो एसेट्स हैं, वो कितना डेप्रिशिएट हो रहे हैं। अगर कंपनी के पास लेट्स सपोज की लैब है, उसमें कंपनी का पूरे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं या हार्डवेयर हैं, वो उसकी हर साल कोई ना कोई कॉस्ट कम हो रही है, कुछ ना कुछ कॉस्ट कम हो रही है, वो होता है कंपनी का डेप्रिसिएशन। सो अमोर्टाइजेशन होता है कि कंपनी ने कितना डेट रिड्यूस करने के लिए पेमेंट किया है, बट इस कंपनी का कुछ डेट है नहीं, तो ना ही ये कुछ पे करती है, तो ना ही इसको कोई पे करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि माइंडट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईज क्या कर रहे हैं, डीआईज क्या कर रहे हैं और रिटेलर्स इसमें खरीद रहा है कि बेच रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमोटर्स का इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। तभी इसके पास 73% हुआ करता था, बट अब जो रह गया है 61%। बट ये 73% तब हुआ करता था, एक्चुअली इनिशियली क्या हुआ था कि एलएनटी ने माइंडट्री को टेक ओवर किया था। तो जब टेक ओवर किया था तो इसमें जो ओवरऑल शेयर था, इनका जो परसेंटेज था वो ज़्यादा हो गया था। उसको रिड्यूस करने के लिए आई थिंक इनका कुछ डील हुआ था, तो धीरे धीरे इसने वो कम किया है। बट अब देखें दिसंबर से ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो आई थिंक अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर अब यहाँ से कुछ शेयर होल्डिंग कम होता है प्रमोटर्स का, तो इसका मतलब है कि वो खुद अपने शेयर्स बेच रहे हैं किसी इंटरनल रीजन से। जो नेक्स्ट है हम देखते हैं कि एफआईज ने क्या किया है लास्ट के 4-5 क्वार्टर में। सो एफआईज ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मई में
सबसे ज़्यादा था। अब जून में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है यहाँ पे, बट आई थिंक जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा तो हमें लगेगा कि जिस हिसाब से शेयर बढ़ रहा है, या तो डीआईएस खरीद रहे हैं या तो एफआईएस खरीद रहे हैं। रिटेल का इतना दम नहीं है कि वो शेयर्स को इतना मूव करवा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे देखते हैं कि डीआईएस ने कैसा किया हुआ है। इनका सितंबर 2020 में ऑलमोस्ट 12% का स्टेक था, जो धीरे धीरे कम किया है, फिर वापस ही धीरे धीरे वापस सेम पोजीशन पे आ गया है। जो दिसंबर और मार्च में कम था, यहाँ पे इसके बाद इन्होंने मार्च के बाद काफ़ी यहाँ पे खरीदारी करी है, तो इसलिए जो शेयर का प्राइस है कभी आई थिंक 1500 हुआ करता था, वापस अब ये 3000 पे पहुँच गया है। और हमारी पब्लिक देखते हैं कि पब्लिक का क्या मूड है यहाँ पे। पब्लिक ने काफ़ी बढ़ाया है, ये देखिए यहाँ से तो 8% हुआ करता था यहाँ पे, तो सीधा का 15% हो गया। तो पब्लिक भी बहुत स्मार्ट हो गई है। इंडियन जो अभी रिटेल इन्वेस्टर है बहुत स्मार्ट है, सब कुछ पढ़ लिख के करते हैं, ऐसे हवा में इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। पर धीरे धीरे इसने प्रॉफिट बुकिंग भी किया। अब देखते हैं कि शायद नेक्स्ट क्वार्टर में इसका कितना ऊपर नीचे होता है, ये अभी नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा कि एंड ऑफ जब सितंबर आएगा तो इसका नया फिगर्स आएगा कि अभी रिटेल का कितना होल्डिंग है यहाँ पे। अदर्स में देखते हैं, सो अदर्स में 0.02 है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखें आप कि प्रमोटर ने अपना डिक्रीज किया है, जस्ट 0.01 से डिक्रीज किया है मार्च से जून क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया है 7.6 टू 8.73। नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स है वो 26 से 27 हो गए हैं। जो एफआईज और एफपीआईज है उनका होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट 4-5 क्वार्टर में देखेंगे वो बड़ा है, एक क्वार्टर में देखेंगे वो थोड़ा सा कम हुआ है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।